हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडेक्स प्लस करंट अफेयर सीरीज़ में स्वागत है। तो टेलीग्राम चैनल विजडेक्स प्लस पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर मैं डेली पीडीएफ शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो कल का लेक्चर कैसा लगा बताएं। तो अब आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए, ठीक है, खुद का स्वयं से रोजगार मिले, उसके लिए स्वामी विवेकानंद असम युवा एम्पावरमेंट योजना को पुनः लॉन्च किया। ठीक है, स्वयं को लॉन्च कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है जो कि असम गवर्नमेंट ने किया है। सॉरी, मैंने आंसर पहले ही बोल दिया। तो असम राज्य ने वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए ये स्वयं नाम से ऐप लॉन्च किया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण। ठीक है, इसमें क्या है कि सीड धन के रूप में उद्यम शुरू करने के लिए, सीड धन के रूप में मतलब किसी भी उद्यम शुरू करना तो इसका बीज उगाने के लिए आपको 50,000 रुपये प्रदान करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 40 वर्ष तक के युवा मैट्रिकुलेशन की न्यूनतम योग्यता के साथ में इसका आप आवेदन करोगे तो आप वहाँ पर एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, तो असम सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ के बजट के साथ नए सिरे से शुरू किया है। ठीक है, बिना किसी बैंकिंग लिंकेज के, मतलब वो लोग जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे जनधन योजना के द्वारा भारत के काफ़ी लोगों को खाता खुल गया, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास नहीं हो, तो वो एक अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वाले कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किसके तहत लॉन्च किया है? ठीक है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किसके तहत लॉन्च किया है? तो बताएं इनमें से चार। तो आप यहाँ पर इसका डायग्राम देखेंगे, तो ये डायग्राम है इसका, आप देखिए डायग्राम और इसकी मैं आपकी थ्योरी बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत किया गया। ठीक है, तो आप इस एग्जाम इसमें इस इमेज में आप देख लीजिए कि लॉन्च इन 2015 टू 16। ठीक है, प्रमोट क्या है? रूरल स्टार्टअप करना है। ठीक है, किसके लिए? नॉन फार्म सेक्टर, जो खेती नहीं करते हैं और उनको यदि स्टार्टअप खोलना है तो उसके लिए 2015-16 में की। तो एम्स टू सपोर्ट, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? 2 लाख एंटरप्रेन्योरशिप इन 140 ब्लॉक इन 4 ईयर। ठीक है, तो 4 सालों में 2 लाख लोगों को रोजगार देना है। ठीक है, एंड 30,000 एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट अंडर SVEP थस फार। ठीक है, तो ये है। तो बाकी दीनदयाल इसके तहत किया गया है। इसमें क्या है इसका उद्देश्य? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का टारगेट ये है कि गरीबी से बाहर निकालना। ठीक है, उद्यम सहायता में मदद करना, मतलब किसी भी प्रकार की फैक्ट्री या फिर किसी प्रकार के स्टार्टअप खोलने में मदद करना, और उनको जो भी सहायता हो, फाइल वर्क का हो वो भी करना। ठीक है, विथ फाइनेंस करना, रुपए देना, इंक्यूबेशन और कौशल, ठीक है, लोगों को स्किल देनी कि आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रोग्राम खोला गया, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है, और साथ ही में स्थानीय तौर पर समुदाय संसाधन व्यक्ति उद्यम संवर्धन। ठीक है, तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन करना है किनका? रिसोर्सेज का, किसके लिए? पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए रिसोर्सेज का प्रमोशन करना ताकि और उसकी स्किल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले कि राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन है जो कि कृषि कल्याण विभाग करोगे तो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है जो फार्मा है तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, ये क्या काम करता है जैव प्रौद्योगिकी विभाग? कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पशु विज्ञान, पर्यावरण, उद्योग के लिए जो भी जैव प्रौद्योगिकी होगी, ठीक है, जो बायो रिलेटेड, जैसे कि मान लो बैक्टीरिया या फिर वायरस रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी उसको डेवलपमेंट करने के लिए ये काम करेगा। ठीक है, फिर इसने क्या किया? राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन की स्थापना। ठीक है, इसमें क्या होगा? जैव औषधि, वैक्सीन, उपकरण उद्योग की जरूरतों को पहचान करने तथा उनसे निर्माण करने के लिए, मतलब जैसे कि आपको वैक्सीन चाहिए या फिर उनके उपयोग के लिए ज़रूरतों की पहचान करनी है, या फिर इन वैक्सीन बनाने के लिए मशीनरी की क्षमता को कैसे निर्माण किया जा सके, उनके लिए ये काम प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, फिर इसमें क्या है? एक इंपॉर्टेंट और है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिए एक PSU है। ठीक है, PUC कौन सा है? BIRAC। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ठीक है, ये एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, मतलब PSU है जो बिना प्रॉफिट के काम करता है। ठीक है, अपनी हेल्प के लिए। तो ये है। बाकी अब इसमें क्या होगा कि ये डायग्नोस्टिक या फिर बायोथेरेप्यूटिक्स और टीके, चिकित्सा उपकरण, इनके लिए अब काम करेगा। ठीक है, तो इस मिशन के तहत में ये हमें हेल्प करेगा, नेशनल बायो फार्मा मिशन के तहत। तो निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने चीन से
मतलब ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि यदि कोई कंपनी चीन से भारत आएगी तो उन्हें हम सब्सिडी प्रदान करेंगे, तो ऐसा कौन सा देश कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है जो कि जापान है, ठीक है, अमेरिका इसका राइट आंसर नहीं है। तो जापान सरकार ने कहा है कि आप चीन से, ठीक है, चीन से भारत जाओ या बांग्लादेश जाओ या आसियान जाओ, ठीक है, साउथ ईस्ट कंट्री एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट में जाओ, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, जो 10 कंट्री का ग्रुप है, वहाँ पर आप जा सकते हो। क्यों? जापान भी चाहता है कि हमें यदि किसी प्रकार की सप्लाई हो तो उसे चाइना पर निर्भर ना रहना पड़े, ठीक है। क्यों? जापान के संबंध आसियान, भारत और इनके साथ, बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं, तो उन्हें चाइना पर उनकी निर्भरता कम हो सके, इसके लिए ये काम किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि ब्लू स्काई के लिए स्वच्छ वायु, ब्लू स्काई के लिए मतलब कि जो हमारा ब्लू स्काई है उसे स्वच्छ वायु मिले के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया, ठीक है। तो इसके लिए जो कि 7 सितंबर को, सॉरी मैंने इसमें यहाँ ऑप्शन टिक नहीं किया, तो 7 सितंबर को पहला, इसमें मेरे थोड़े चारों ऑप्शन इसमें से थोड़ा सा रॉन्ग दे रखा है ना। तो दुनिया में 7 सितंबर को पहला नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी स्काई है, ब्लू स्काई है, उसे हम एक क्लीन एयर दे सकें, ताकि हमारा इन्वायरमेंट साफ हो और हमारे लोगों को जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो, जो वायु के कारण यदि लोग खराब वायु का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें हार्ट रिलेटेड या फिर उन्हें लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमें काम करना है कि किस प्रकार की हमारे आसमान को वायु साफ मिल सके, ठीक है। तो और इसमें साथ में क्या है कि WHO के अकॉर्डिंग जो कहते हैं कि ये इतनी हवा साफ है, तो ऐसे 12% शहर, ये मतलब 100 शहर में से 12 शहर साफ है, बाकी 88 शहर है जो कि खराब है, ठीक है। तो दुनिया के 92%, दुनिया के 100 में से 92 पीपल्स है जो कि हर साल इस खराब वायु के कारण प्रॉब्लम में रहते हैं, ठीक है। तो थीम 2020 के लिए क्या है? सभी के लिए स्वच्छ हवा, ठीक है। तो ये आसमान के लिए प्रथम एक वेबिनार की अध्यक्षता भी की जाएगी। बाकी बैक टू विलेज कार्यक्रम, ठीक है, बैक टू विलेज कार्यक्रम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो बैक टू विलेज कार्यक्रम है वो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, ये 3 चरण में काम शुरू किया गया। तो पहले जम्मू कश्मीर की राजधानी देख लीजिए, जो शीतकालीन राजधानी है वो जम्मू है, और ग्रीष्म काल में राजधानी है जो कि श्रीनगर है, ठीक है। इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है, ठीक है। और बाकी जम्मू कश्मीर की आपको लोकेशन तो पता ही है, आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में ये स्थित है, ठीक है। फिर इसमें पहले देखो, इसमें 3 चरण शुरू किए थे, बैक टू विलेज कार्यक्रम में 3 चरण किए थे। पहला चरण क्या था कि पहले चरण का उद्देश्य था लोगों की शिकायतों और मांगों को समझाना था, ठीक है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और लोगों की क्या प्रॉब्लम है। फिर सेकेंड चरण में पंचायतों, ठीक है, वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ है उनको शक्ति दो, उनका डेवलपमेंट करो, उनके कामकाज करो, उनकी शिकायतों करो, उनकी मांगों को सुलटाओ, समझो, फिर उन पर जोर दिया गया, ठीक है। फिर तीसरे चरण में शिकायत निवारण, मान लो कि कोई भी शिकायत आ गई तो उसका निवारण कैसे करेंगे, उसके लिए तीसरे चरण की योजना बनाई गई है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले को तमिलनाडु के पहले पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाले जिले के रूप में, ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था मतलब कि कैशलेस, ठीक है, 2 होते हैं, एक लेस कैश होता है और एक कैशलेस होता है। तो कैशलेस मतलब बिल्कुल कैश नहीं है, लेस कैश में मतलब थोड़ा बहुत कैश चलता है। लेकिन तमिलनाडु का ये जिला है विरुधुनगर, ठीक है। तो विरुधुनगर में वहाँ की फैक्ट्रियों ने बिल्कुल ही कैश लेना बंद कर दिया और सारा का सारा इंटरनेट बैंकिंग या ATM कार्ड या POS, परचेज ऑन सेल्स मशीन के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए, ये द्रविड़ शैली के अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये द्रविड़ शैली में, या जो साउथ के मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बने हैं। और इस मदुरै में मीनाक्षी मंदिर, तो आप मीनाक्षी मंदिर की क्या मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बता सकते हैं, या फिर मीनाक्षी किसे कहते हैं, ठीक है। तो मीनाक्षी मंदिर और तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम के ऐरातेश्वर मंदिर यहाँ द्रविड़ शैली के इंपॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है। बाकी तमिलनाडु का गठन था जो 26 जनवरी 1950 का किया गया। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है चेन्नई, ठीक है। बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान राज्यपाल है और पलानीस्वामी वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है जो कि तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है, ठीक है। पुडुचेरी है जो कि तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के उत्तर में स्थित है और केरल इसके पश्चिम में। ये लोकेशन से आपको ध्यान होनी चाहिए कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ओडिशा, फिर इस प्रकार की लोकेशन है, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सवाल है कि सर्वप्रथम कैनबिस या भांग, ठीक है, कैनबिस को भांग कहा जाता है, दवा परियोजना को स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो आजकल जम्मू कश्मीर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में है जो कि कैनबिस या भांग दवा परियोजना, ठीक है, प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि कोई कैंसर, मधुमेह आदि पीड़ित रोगी है
उनके लिए नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के कारण उपयोग के लिए प्रतिबंधित है, लेकिन अब इसे दवा उत्पादन के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसे फिर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन कनाडा के सहयोग से पहली बार भांग दवा परियोजना स्थापित करने का काम कर रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ रहा है कि कर्नाटक में 600 करोड़ रुपए की रिवार्ड परियोजना के लिए 70% निधि, मतलब 70% का फाइनेंस कौन करेगा? रिवार्ड मतलब कि रिजुनवेशन वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो 70% जो उनके फंड है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो 70% तो वर्ल्ड बैंक दे देगा, फिर 30% है जो कि राज्य सरकार द्वारा बैन किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि वाटर सेट, ठीक है, भूजल स्तर, ठीक है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसे वापस ऊपर लाना, ताकि यदि हम किसी भी नलकूप या फिर बोरवेल का काम किया जाए तो पानी आराम से किसानों को मिल सके। ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा मोटर का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। यदि पानी ज़्यादा गहरा होता है तो उस मोटर को पानी ऊपर लाने में और ज़्यादा विद्युत खर्च होती है, यदि एनर्जी और खर्च होगी तो फिर और इन्वायरमेंट को लॉस होगा। तो इससे बचने के लिए और भूमि के ऊपर पानी और आसानी से आ सके, इसके लिए विकास के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इसे जो 70%, तो 600 करोड़ में से 420 करोड़ रुपए है जो कि ये इसके द्वारा दिया जा रहा है, और 180 करोड़ रुपए है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा, ठीक है, यदि छात्रों को साइबर सुरक्षा समझानी है, मान लो कि साइबर यानी ऑनलाइन यदि किसी प्रकार का अटैक हो, आपके कोई डाटा चोरी हो जाए या फिर आपके एटीएम कार्ड से रुपए चोरी हो जाए, तो उसके लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। तो ऐसा कौन है? तो ऐसा है जो कि व्हाट्सएप है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। ठीक है, ये हजारों छात्रों तक पहुंचने वाले ई रक्षा कार्यक्रम के तहत व्हाट्सएप के साथ उनके पहले की साझेदारी का निर्माण करने का एक प्रयास है। ठीक है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों को 2020 तक के अंत तक लोगों को ये सिखाना है। ठीक है, तो साइबर अपराध, गलत सूचना के प्रसार, गोपनीयता के मुद्दे, ठीक है, तो डेटा सुरक्षा, तो इस प्रकार के जो भी शोषण है या फिर ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू है, तो वो व्हाट्सएप ने साइबर पीस फाउंडेशन के माध्यम से इन 5 स्टेटों में लोगों को और स्टूडेंटों को हेल्प की जाएगी। ठीक है, फिर हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस रूप में अपने नए एकीकृत ब्रांड की नाम की घोषणा की है? तो वोडाफोन आइडिया है अपने नए ब्रांड की घोषणा की है, वो इस वीआई नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू था। ठीक है, समायोजित सकल राजस्व क्या होता है कि मान लो कि कोई टेलीकॉम कंपनी, तो उसकी इनकम अलग अलग होती है। जैसे एक अपने को प्लान बेच दिया, या फिर कुछ कंपनी अपने जैसे किसी भी रेंट प्रॉफिट कमाती है, या फिर किसी प्रकार दूसरी इनकम की जाती है, तो वो एडीआर के अंदर भी काउंट हो या नहीं हो, इसको लेकर बहस थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले सप्ताह के बाद आया, जब दूरसंचार कंपनियों ने अगले 10 वर्षों में एडीआर के बकाए अपने भुगतान को कम करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो ऐसा इश्यू चल रहा था कि एडीआर ये होता है कि मान लो आपकी कंपनी की इनकम एक तो अपने को प्लान बेचने से हुई, दूसरी इनकम वो है कि मान ली कंपनी के शेयर में प्राइस अप हुआ, या फिर कंपनी को किसी अपनी बिल्डिंग से किराया प्राप्त हुआ, तो सरकार बोली थी कि हमें इसमें से भी कुछ हिस्सा चाहिए। तो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस सेक्टर में से जो हिस्सा है वो थोड़ा बहुत कम दोगे तो भी चलेगा। तो उसके बाद में जो ये वीआई, ठीक है, टुगेदर फॉर टुमारो, तो वीआई नाम से वोडाफोन आइडिया एक नए नाम और लोगों के साथ में अपने ब्रांडों की एकीकृत पहचान करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है कि स्पेरो सिस्टम लॉन्च किसने किया है? तो स्पेरो सिस्टम ये भी जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया। तो इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन पोर्टल है किसके लिए? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी जम्मू कश्मीर के अधिकारी है, कितने 1290 अधिकारियों को लाभ मिलेगा। कैसे कि मान लो किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग है जो कोविड-19 के माध्यम से, तो इस पोर्टल के माध्यम से उसे तुरंत, ठीक है, रियल टाइम पर एक्सेस किया जा सकेगा। तो उसके लिए फिर लोग भी यहाँ पर अपनी कुछ अप्रूवल डाल सकते हैं, तो उसे अधिकारी और जल्दी देखेंगे। तो जो भी किसी संक्रमण के दौरान कोई भी यदि मूल्यांकन असेसमेंट रिपोर्ट देनी है, तो उससे देरी ना हो, यदि देरी नहीं होगी तो उस पर कोई भी नुकसान से भी बचा जा सकता है। तो इसके लिए जम्मू कश्मीर ने ये एक ऑनलाइन विंडो शुरू किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 है जो जिसको लगभग ये चंद्रयान 2 का फॉलोअप है, तो इसे लगभग 2021 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले चंद्रयान 1 भेजा गया, जिस कुछ चित्र चंद्रमा पर पृथ्वी के वातावरण के संभावित प्रभाव को इंगित करते हैं। लेकिन अब देखो सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि 2008 में इसे लॉन्च किया गया था, फिर इसने कुछ अपने बीच में कनेक्शन खो दिया था,
लेकिन 2017 में नासा ने इसे वापस ढूंढ लिया, ठीक है। इसका काम क्या था कि चंद्रमा के सतह के नक्शे देना, पानी बताना और हीलियम की खोज करना, ये इसका काम था। बाकी कुछ रासायनिक तत्वों का खोज करना, लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम जैसे तत्वों की कुछ चीज़ों को बताना था। लेकिन रेडियो संपर्क टूटने के कारण इसका संपर्क खत्म हो गया, लेकिन नासा ने इसे फिर ढूंढ लिया था, ठीक है। फिर चंद्रयान 2 भेजा गया, ठीक है। चंद्रयान 2 भेजा गया जिसमें उसको चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, ठीक है। तो मान लो ये चंद्रयान 2, तो इसे धीरे 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 इसकी सतह पर उतरना था, लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई और हार्ड लैंडिंग हो गई, जिससे इनका वापस कनेक्शन टूट गया था। तो अब चंद्रयान 3 भेजेंगे, जो वापस इस चंद्रयान 2 का जो काम पेंडिंग रह गया था वो इसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 सवाल जो हमने आज अभ्यास के लिए छोड़े हैं, तो इसके कल इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ बताएं। मिलते हैं फिर।